देखो, ऐसा है कि मैं कोई थ्योरी स्कूलिंग के ऊपर कोई डिटेल डिस्कशन, स्कूलिंग सिस्टम की कोई कमी अच्छाई, इसके ऊपर बात करने से ज़्यादा मैं अच्छा समझता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि जब हमने बच्चों को स्कूल में डालने की कोशिश की बचपन में, तो हमें क्या महसूस हुआ। मुझे याद है कि जब बच्चे थोड़े 3-4 साल के हुए और हमने उनको प्ले स्कूल में डालने का सोचा, तो हम एक प्ले वे स्कूल में गए सबसे पहले। मेरे सामने वो नज़ारा अभी भी है कि मैंने उस प्ले स्कूल के डायरेक्टर से बात की और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, बच्चों को एंगेज किया जाता है, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार होता है और उनको बड़ा इजी माहौल देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मैंने उनको जब ध्यान से देखा, जो वो व्यक्ति थे, जो डायरेक्टर थे, मुझे उनकी आंखों में देखकर उनकी आंखों के नीचे जो सूजन और घेरे थे, और ख़ास बात ये थी कि उनके पीछे, उनकी कुर्सी के पीछे ऊपर दीवार पे कुछ उनके बहुत बड़े बड़े अवार्ड लगे हुए थे, जिसमें से कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ उनके एक्कोलेड्स थे जो उनको सरकार से, अलग अलग संस्थाओं से मिले हुए थे कि हमने बड़ा रिमार्केबल काम किया है बच्चों की एजुकेशन में। अब एक तरफ मैं उन सर्टिफिकेट्स को देखूं, उन निशानियों को देखूं जो उनके अच्छे अचीवमेंट्स की निशानियां हैं, और दूसरी तरफ मैं उस व्यक्ति का चेहरा देखूं, तो मैं बिल्कुल दोनों को मिला नहीं पाया आपस में। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं अपने बच्चे को इस व्यक्ति के हवाले कर दूं। आप कह सकते हो कि मुझे उसकी आंखें पढ़नी आती थी या उसका चेहरा मैं रीड कर पा रहा था। वो व्यक्ति कैसा भी होगा, अच्छा या बुरा, लेकिन इस हालत में तो नहीं था कि वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, बच्चों को एक संरक्षण, बच्चों को एक आश्रय, बच्चों के सिर पे एक छाया दे पाएगा और उन बच्चों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला पाएगा या उनको किसी और ख़ास अवस्था में डुबा पाएगा, किसी ख़ास ऊंची अवस्था में ले जा पाएगा। मुझे नहीं लगा। तो मैंने मन ही मन उस व्यक्ति से क्षमा मांगी और मैं वहाँ से चला आया। एक और मुझे एतराज़ था, ऐसे में 2-3 स्कूलों में गया। एक और मुझे एतराज़ था कि स्कूल आपसे बिल्डिंग फ़ंड भी लेते हैं, एजुकेशन फ़ंड लेते हैं, बुक्स का लेते हैं, ड्रेस का लेते हैं, इसका लेते हैं, उसका लेते हैं, लेकिन वो साथ साथ आपसे बिल्डिंग के पैसे भी लेते हैं। तो खैर, मैंने पैसे पे ज़्यादा कोई बहस नहीं की, मुझे समस्या नहीं थी पैसे की। लेकिन ये मुझे आज तक स्पष्ट नहीं है कि कोई भी स्कूल, बिल्डिंग तो, मैं स्कूल शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ पैसा है, मैं 2 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं या मैं हूँ, मैंने कुछ सोच के ही स्कूल शुरू किया है कि मेरे को इतनी कैपिटल लगानी पड़ेगी और उस कैपिटल में बिल्डिंग बनाना भी आता ही है। आप सामान के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, गेम्स के, ब्लैक बोर्ड्स के, कॉपी पेंसिल के तो ले ही रहे हो, बिल्डिंग के क्यों ले रहे हो? बिल्डिंग तो आप बनाओ। और फिर हमें ये भी पता चलता है, क्योंकि मैं एडुकॉम स्मार्ट क्लास में काम कर चुका हूँ, मैक्सिमम स्कूल अपनी बिल्डिंग्स लोन पे बनाते हैं। यानी कि बिल्डिंग के लिए उन्होंने कुछ डाउन पेमेंट की हुई है, अच्छा बड़ा अमाउंट बिल्डिंग बनाने के लिए लोन पे है, और उस लोन की ईएमआई जा रही है जो बच्चों की पर मंथ आने वाली फ़ीस में से चुकता हो रही है बहुत आसानी से। एक रेकरिंग इनकम है जो फीस आ रही है। तो उस मतलब यानी कि बिल्डिंग बनाने का पैसा आपको बैंक से भी मिल गया और हमसे भी मिल गया। तो ये तो बहुत लुक्रेटिव सिचुएशन है स्कूल के लिए। तो चलिए, खैर, हम बिज़नेस पे नहीं आते। स्कूल बिज़नेस जैसे मर्ज़ी करे, बसों को लोन पे ले, बिल्डिंग को लोन पे बनाए, वो उसकी मर्ज़ी। फिर हमने एक बड़े नामी स्कूल का ब्रांच था यहाँ ज़ीरकपुर में, वहाँ पे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे बच्चों को डाला। वो भी प्ले वे टाइप्स था। वहाँ पे बच्चों ने काफ़ी कुछ किया। कंप्लीट स्कूल वॉज एयर कंडीशनड, जैसा कि आजकल ट्रेंड है कि चलो ठीक है, अब एसी है तो है। मेरी सोच एसी को लेकर कितनी ही ख़राब हो, मैं एसी को अच्छा बिल्कुल नहीं समझता हूँ। एसी में गैस होती है जो हमें दिखती नहीं है पर हमारे अंदर जाती है।
तो खैर वो एसी था, बंद एनवायरनमेंट था, बच्चे वहाँ ठीक रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो वो ब्रांच बंद हो चुकी है। वो अगले 2-3 साल, 1-2 साल में ही बंद हो गई थी। उसके बाद जी आज से 10 साल पहले हम सोलन में आ गए। सोलन में आकर हमने फिर, यहाँ एक जगह है कोटला नाला, वहाँ पे एक स्कूल था जो नाम मैं भूल रहा हूँ। वहाँ भी मैं नीचे काफ़ी सीढ़ियाँ उतर के नीचे गया। वहाँ भी मुझे टीचर्स मिले, प्रिंसिपल मिले। और एक बड़ा कारण स्कूलिंग में विश्वास नहीं बन पाने का ये है, मैं लेट मी ट्राई टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैं एडुकॉम स्मार्ट क्लास के साथ जब काम कर रहा था तो मैं कम से कम 200 स्कूलों में गया हूँ। 200 स्कूलों के मेरा काम होता था डायरेक्टर से ही मिलना, डायरेक्टर से मिलके रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, स्कूल को सेटिस्फाइड रखना। तो मैंने डायरेक्टर्स के बिहेवियर में, डायरेक्टर्स के काम करने के तरीके में इतना शार्प बिजनेस माइंड देखा। मतलब मैं कोई गलत वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो लोग शिक्षा के पैरोकार, शिक्षा के ध्वजवाहक, शिक्षा के माननीय तो नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बड़े ब्रांड्स के स्कूलों में जाता था, लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी मिंटिंग कर रहे थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने से पहले मैं टीचर से जब बात होती थी हमारी कि आज पीटीएम में उन्होंने मुझे भी बुलाया है कि मैं एडुकॉम स्मार्ट क्लास का जो सिस्टम है वो पेरेंट्स को समझाऊंगा। मेरे सामने ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि पीटीएम शुरू होने से पहले टीचर्स जो बातचीत करते हैं और पीटीएम में वो जो दिखावा करते हैं, वो जो पिक्चर पेश करते हैं स्कूल की पेरेंट्स के सामने, कंप्लीटली रोज़ी पिक्चर पेश करते हैं कि स्कूल में ये प्लस है, ये अच्छा है, ये बढ़िया जा रहा है, ये बहुत शानदार है, ऑल फ्लाइंग कलर्स के साथ हमारा स्कूल इज़ कमिंग अप ऑन द एजुकेशन मैप ऑफ दैट एरिया। जबकि सच्चाई, असल धरातल पे जो बात होती थी स्कूल के अंदर, वो मैं टीचर्स के साथ बैठ के, डायरेक्टर्स के साथ बैठ के, प्रिंसिपल के साथ बैठ के जब मीटिंग करता था तो मुझे नज़र आता था कि यहाँ पे अंदर हालात क्या हैं। स्कूल वालों को मैंने हमेशा पैसा, ज़्यादा एडमिशन्स, ज़्यादा नाम कमाने की होड़ में लगे हुए देखा। हमेशा स्कूल में मुझे ऐसे मिले हैं। तो खैर फाइनली 2-3 स्कूलों में और हमने बात की। ऐसा नहीं था कि 10 साल तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का प्लान मेरा कोई कॉन्क्रीट मैंने पेपर पे लिख के बच्चों के जन्म के साथ ही नहीं बना लिया था। लेकिन ये ऐसे होता गया और फिर हमने 10 साल की उम्र में फ़ैसला किया कि चलो बच्चों को स्कूल में डाल देना चाहिए। उनका एक सर्कल बनता है, उनका एक आपस में बच्चों के साथ, हम उम्रों के साथ वो खेलते कूदते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मस्ती करते हैं। हालांकि हमारे बच्चे बिना स्कूल गए भी काफ़ी लोगों के साथ, बच्चों के साथ गली में, सोसाइटी में, जहाँ भी हम रह रहे थे वहाँ इंटरेक्ट कर रहे थे। हाँ, उतने ज़्यादा बच्चे हमें गली में नहीं मिलते थे खेलने के लिए जितने स्कूल में मिल सकते हैं। लेकिन फिर ये भी है कि स्कूल में भी अगर आप अपने स्कूल की बात करें, मैं अपने स्कूल की बात करूं बचपन में, तो हमारे पास 4 या 5 ही अच्छे क्लोज़ इंटरेक्शन वाले दोस्त होते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 40-50 दोस्त बन गए हों। कोरोना से ठीक पहले जब ये कोविड की पहली लहर आई, हमने यहाँ एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो आपको और बाकी पेरेंट्स को जो मुझे सुनते हों, मेरे दोस्त तो मुझे फ़ोन पे बहुत सुनते हैं, आज मेरे मन में था कि मैं वीडियो में बताऊं आप लोगों को, ताकि और लोग भी इस पे मंथन कर सकें। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मेरी बात ही मान लें। ब्रॉड बात यह है कि स्कूल को आप जांच लें, स्कूल क्या करता है बच्चे के साथ। स्कूल उसको बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाता है, बहुत सारा अनुशासन सिखाता है, जो होना भी चाहिए। लेकिन आप मुझे खुद सोच के बताएं, एक विषय होता है एसे राइटिंग। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ कीन ऑब्जर्वेशंस। एसे राइटिंग का मतलब है कि बच्चे की राइटिंग स्किल्स को बनाया जा सके, वो राइटिंग करने के काबिल बन सके। अब हम उसको एक रेडीमेड ऐसे किताब में छपा हुआ दे देते हैं ना, काओ का ऐसे, इंडिया पे ऐसे, महात्मा गांधी पे ऐसे, और उसको कहते हैं कि जो बच्चा इसको जितना ज्यों का त्यों कॉपी में याद करके लिख देगा,
उतने ज़्यादा उसको मार्क्स मिलेंगे। अब मुझे आप समझाएं इसमें राइटिंग स्किल्स कहाँ पे हैं। बड़े होने के बाद यही बच्चा अगर कोई चिट्ठी नहीं लिख पाता है, कोई ऑफिशियल लेटर लिखने की राइटिंग क्रिएट, कुछ राइटअप क्रिएट करने की स्किल नहीं बना पाता है, तो उसमें बच्चे का क्या कसूर है? हमने तो उसको रेडीमेड ऐसे दिया ना। और हम बहुत सारे ज़्यादातर क्वेश्चंस एंड आंसर्स रेडीमेड देते हैं। ज़्यादातर बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे की जो मेधा है, बच्चे की जो दिमाग की शक्ति है, जो प्रज्ञा है, उसको स्पार्क करने का मौका हम कहाँ देते हैं? हमने पिथागोरस थ्योरम बनाई है, कोई व्यक्ति था पिथागोरस, उसने थ्योरम बनाई है, हमने उसको एज इट इज़ उसको याद करा के किताब में लिखवा दी है। आज मैं किसी को सुन रहा था, मैं काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने खैर कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोल दिया, थोड़ा अतिशयोक्ति करके बोल दिया कि पहले 15 साल का सिलेबस बच्चों का 0 से लेके 10वीं क्लास तक, ये सारा सिलेबस 6 महीने में हो सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा भी ये ख्याल है कि हर साल का सिलेबस आप ईमानदारी से न्यूट्रल होकर चेक कर लेना। एक साल का जो सिलेबस हमारी बुक्स में है, किसी भी एक साल का, पहली क्लास का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, मेरे हिसाब से वो 3-4 मंथ्स में फिनिश हो सकता है। और हम उसको पूरा साल लगाते हैं, अलग अलग रिवीजन क्लासेस, रिपीट क्लासेस और यूनिट टेस्ट रिपीट होते हैं। बहुत हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बहुत बिजी और एंगेज रखता है। पूरा साल बच्चे को उसी में उलझाए रखता है, उसी किताब में, उसी करिकुलम में, उतने ही सिलेबस में। जैसे हम घोड़े को ये लगा देते हैं ना, तो इससे मैं तुलना कर सकता हूँ कि कुछ ऐसा हम बच्चे के साथ करते हैं। आपने पूछा कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, तो मेरा ज़्यादातर तो यही है कि फ़िलहाल जिस शेप और फॉर्म में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, ये बच्चे की इंटेलिजेंस को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसका नया सोचने, नया पैदा करने की काबिलियत को बनाता नहीं है, ज़्यादातर नहीं बनाता है। अभी मैं सुनता हूँ कि कुछ स्कूलों में कुछ ग्रेडिंग, कुछ अलग से कुछ आ गया है जिसमें वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मतलब शायद उनसे कुछ राइटिंग करवा रहे हैं, या उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों से बनवा रहे हैं कि जो उनको रेडीमेड ना दिए जाएं। दे शुड बी गेटिंग सम चांसेस टू क्रिएट सम आंसर्स बाय देमसेल्व्स। ये अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर मोस्टली हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को, उनकी प्रज्ञा को ट्रिगर नहीं करता, उनकी इंटेलिजेंस को, उनके दिमाग के विकास को, इंटेलिजेंस इज़ द राइट वर्ड, इंटेलिजेंस की ग्रोथ को, उसके विकास को ट्रिगर नहीं करता। इसीलिए हम बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, पर वो कुछ नया नहीं कर पाते हैं, कुछ नया पैदा नहीं कर पाते, कुछ नया पेटेंट। इंडिया से बाहर जाके बहुत सारी इन्वेंशंस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ माहौल उस तरह का मिलता है उनको। खैर, ये हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि स्कूल से निकलने के बाद बच्चा इंडिया में क्या करता है, किस चीज़ से, किस दौर से गुज़रता है, और इंडिया से बाहर जाके उसको क्या मिलता है। ये बच्चे इतने बाहर क्यों लाइन लगा के जा रहे हैं, इंडिया में क्यों ये कुछ नहीं कर पाते, इंडिया में कम मौके क्यों हैं, इंडिया में ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि कम ही बच्चे हैं जो कुछ ख़ास कर पा रहे हैं। इतना ही कह सकता हूँ कि बोर्ड्स हमारे जो हैं, मैं एक दो यादें आपसे साझी करूँ एडुकॉम स्मार्ट क्लास की। हो सकता है इसको लेके कुछ मित्रों को एतराज़ हों, लेकिन आप मेरा विश्वास करना, हम एक व्यक्ति को जानते थे एडुकॉम स्मार्ट क्लास में, जिनका दिल्ली में CBSE बोर्ड के पास ऑफिस था। जैसे मैं किसी छोटे स्कूल में गया हूँ हिमाचल में, वो स्कूल मुझसे कहता जी मैं अभी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड हूँ। अब आप जानते हो कि स्टेट बोर्ड में एडमिशन्स नॉर्मल क्लास के लोगों के होते हैं, नॉर्मल फाइनेंशियल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लोग बोर्ड, HP बोर्ड के स्कूलों में आते हैं, और CBSE बोर्ड्स में थोड़े अच्छे वेल ऑफ लोग आते हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं, और CBSE की स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो CBSE की एफिलिएशन लेने के जो नियम कानून हैं, उन नियम कानूनों के साथ खेल कर, उन नियम कानूनों को ट्विस्ट एंड टर्न करके
वो जनाब जिनका ऑफिस था दिल्ली में, वो एक ख़राब स्कूल को सीबीएसई की एफिलिएशन दिलवा सकते थे। ये मेरे सामने की बात है। यानी कि मैंने स्कूल में कितना मैदान है, कितने क्लासरूम हैं, किस साइज़ के क्लासरूम है, क्या सुविधा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या मेरे टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस है, इस सब के साथ समझौता करके भी मैं सीबीएसई की एफिलिएशन ले सकता था। अगर आपको इस पे शक हो, आपको लगता हो कि मैं स्कूलों से मेरा कोई झगड़ा है और मैं ये सच नहीं बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप मुझसे बात करें, मैं आपको इसका सबूत पेश करूंगा। मैं इसका सबूत जब आप चाहें मैं आपको दे सकता हूँ। तो खैर मैं ऐसा नज़र नहीं आना चाहता कि मैं स्कूलों को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके किसी तरह के गुस्से में हूँ या किसी तरह की सख्त एतराज़ में हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एक नर्म एतराज़, अच्छा खासा एतराज़ स्कूलों के साथ है। स्कूलों से ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम बनाने वालों के साथ है, एजुकेशन सिस्टम और बोर्ड्स को चलाने वालों के साथ है, यानी कि सरकारों के साथ है। सबसे पहला जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकारों से ही। जस राजा तस प्रजा। सरकार ही चाहेगी तो कुछ बदलाव होगा। चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं, स्कूलों की कुछ और बातें। और हाँ, अगले वीडियो में मैं इंश्योर करूँगा कि हम इसके ऊपर भी बात कर पाएँ कि अगर बच्चा मेरा स्कूल में परफॉर्म नहीं कर रहा है या मैं स्कूल नहीं भेजा है, जैसे मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेट है। मैं उनका रूटीन, उनका मॉर्निंग, इवनिंग, क्या उनके पूरे दिन का मेरा क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या उनको मैं क्या क्या मुझे कराना चाहिए। बड़ी बहुमूल्य बात है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और आप यकीन करें कि बहुत बड़े ओहदे पे ऐसे लोग हैं जो मेरे घर आकर फैमिलीज़ के साथ आते हैं, अपनी वाइफ्स के साथ आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और बच्चों को मिल के जाते हैं। ये सिर्फ ये देखने के लिए कि होम स्कूल्ड बच्चे जो रेगुलर स्कूलिंग में नहीं गए हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये आप जान पाएंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लूँगा। जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।